गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, जो कि हर बिजनेसमैन को फॉलो करना पड़ता है और बहुत सारे अकाउंटेंट ने इस प्रिंसिपल को कहा है कि हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हमें करना ही चाहिए इसे बिजनेस के अंदर। तो ये 3 प्रिंसिपल है मेनली, जिसमें पहला प्रिंसिपल आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का है, दूसरा प्रिंसिपल कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का है और तीसरा प्रिंसिपल एक्रूअल कंसेप्ट का है। अब मैं एक एक करके आपको डिफाइन करता हूँ। ये 3 प्रिंसिपल तो हर हाल में फॉलो करने पड़ेंगे। इन्हें हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स भी बोलते हैं, अकाउंटिंग अजम्पशन भी बोलते हैं। पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था इनके बारे में। तो अभी हम पहला शुरू करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है? कहता है गोइंग कंसर्न, गोइंग मतलब चलने वाला, कंसर्न गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जो बिजनेस कंटिन्यू लंबे समय तक चलता रहेगा। आप भी अगर किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो ये सोचते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलना चाहिए। हर बिजनेसमैन यही सोचता है कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलना चाहिए। ठीक है, अब जब बिजनेस लंबे समय तक चलेगा तो आप अपने बिजनेस के अंदर, जैसा कि मैंने गारमेंट्स का एग्जांपल लिया था, हम आज भी यही मानते हैं कि हमारी गारमेंट्स की शॉप है। आप जब किसी एसेट को परचेज करते हो, नॉन करंट एसेट, लाइक आप अपनी दुकान में फर्नीचर की फिटिंग कराते हैं, आप अपनी दुकान में एसी की फिटिंग करवाते हैं, तो उसको उतारने के लिए नहीं करवाते हैं। अगर आपका काम मैन्युफैक्चरिंग का है, गारमेंट्स को आप खुद बनाते हो, तो उसके लिए आप मशीनरी को परचेज करते हो। तो मशीनरी आपने बेचने के लिए नहीं लगाई है, बल्कि उससे प्रोडक्शन करना है आपने। क्लियर है? तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि मान लीजिए आपने जिस साल एक मशीनरी को परचेज किया, सपोज कीजिए वो मशीनरी 20 लाख रुपए की आई है। ठीक है, और वो मशीनरी आपकी 10 साल तक काम करेगी। 10 साल के बाद वो मशीनरी काम बिल्कुल भी नहीं करेगी। ठीक है, अब जब आपकी कोई मशीनरी है जो कि 20 ईयर्स तक कंटिन्यू 20 लाख रुपए की आई है और 10 साल तक आपकी वो मशीन चलेगी, तो जो आपने 20 लाख रुपए की मशीनरी ली है वो आपका इस साल में एक्सपेंस हो गया। ठीक है, तो आप जब सामान को बेचेंगे और पैसा आएगा तो आपका प्रॉफिट उस साल का कम दिखाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इस साल मशीनरी परचेज किया हुआ है, आपने इस साल फर्नीचर परचेज किया हुआ है, इस साल आपने ऑफिस इक्विपमेंट लगाया हुआ है, एसी की फिटिंग कराई हुई है। इन सब चीज़ों की आप बार बार फिटिंग नहीं कराते हैं, बार बार मशीनरी नहीं लेते हैं। 10 साल के बाद आपको मशीनरी परचेज करनी है, एसी भी आपका 5 साल 10 साल तक चलता रहेगा, उसको भी कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जिस साल आपने परचेज किया है, अगर आप उस साल के सेल में से इन एक्सपेंसेस को लेस करेंगे तो आपका प्रॉफिट कम दिखाएगा। इसलिए बिजनेस कहता है कि आप लोग अपनी एसेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो। एक नॉन करंट एसेट, जिसे हम लोग फिक्स एसेट भी बोलते हैं, और दूसरी आपकी करंट एसेट। वो इसी कंसेप्ट के बेस पर ही डिवाइड होती है। ठीक है, अब जैसे आपने जो मशीनरी परचेज की थी 20 लाख की और वो 10 साल तक काम करेगी, तो 20 लाख बटा में 10 साल, यानी कि हर साल 2 लाख रुपए का मशीनरी का क्या होगा? नुकसान होगा, जिसे हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और हमें उस साल में 20 लाख की मशीनें नहीं दिखानी है, बल्कि हमें उस साल में केवल 2 लाख रुपए का ही एक्सपेंस दिखाना है। ठीक है, और 2 लाख का ही नुकसान दिखाना है, क्योंकि हम 2 लाख का ही खर्चा मान के चलेंगे, क्योंकि वो मशीनरी आपकी 10 साल तक काम करने वाली है। इसी बेस पर आप नॉन करंट और करंट एसेट को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। यानी कि नॉन करंट एसेट वो होगी जो बिजनेस में लंबे समय तक चलती रहेगी, और करंट एसेट वो होती है जो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, लाइक आपका कैश बैलेंस, आपका बैंक बैलेंस, आपका प्रीपेड एक्सपेंस, आपके डेटर। ठीक है, ये आपके सभी के सभी क्या होते हैं? करंट एसेट्स होती हैं। ओके, तो इस बेस के ऊपर ही हम लोग अपने बिजनेस में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं करंट और नॉन करंट एसेट्स के ऊपर। और अगर कोई आउटसाइड पार्टी है तो वो आपको, बिजनेस को पैसे भी चाहिए होते हैं, लोन चाहिए होता है, बैंक के पास भी हम जाते हैं, भाई हमारे को लोन चाहिए। बैंक आपको लोन क्यों दे? बैंक आपको तभी लोन देगा जब आपके पास इतनी प्रॉपर्टी होगी, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा होगा, बिजनेस के पास इतनी एसेट्स होगी, बिजनेस की इतनी रेपुटेशन होगी। वो इसी बेस पर ही क्या करती है? हमारे को क्लियर करती है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के आधार पर ही हमारे को किसी प्रकार की एसेट मतलब हमारे को लोन चाहिए तो बैंक हमारे को तभी ही लोन देगा। ओके, अब मैं आपको एक एक करके इस लाइन को पूरा रीड करके बताता हूँ कि ये कहना क्या चाहता है। देखिएगा, कहता है As per this concept, it is assumed that the business will continue to exist for a long period in the future, कि बिजनेस लंबे समय तक भविष्य में चलता रहेगा। The transaction are recorded in the books of the business on the assumption that it is a continuing enterprise। जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन यानी कि गुड्स का सेल परचेज किया जाता है,
आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स, उन्हें बुक्स में इसी बेस पर रिकॉर्ड किया जाता है कि बिजनेस हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। इट इज ऑन दिस कंसेप्ट दैट वी रिकॉर्ड फिक्स एसेट एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन दीज एसेट विदाउट रेफरेंस टू मार्केट वैल्यू। ठीक है, अभी इस लाइन को समझाता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि 20 लाख की आपने जो मशीनरी ली है तो ये आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है और बुक्स में आप हर साल इसका 2-2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लेस करके दिखाते रहेंगे। बेशक आज उस महंगाई के दौर में 20 लाख वाली मशीन की वैल्यू 50 लाख हो गई है, वो मार्केट वैल्यू है जो 50 लाख रुपए है, लेकिन हमने जितने का परचेज किया था वो हमारी बुक वैल्यू थी। हमें बुक वैल्यू से मतलब होता है, ना कि मार्केट वैल्यू से मतलब होता है। और आपकी जो बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी आपकी उस मशीनरी को, वो डेप्रिसिएशन हर साल 2-2 लाख रुपए क्या करके लेस करके दिखाया जाएगा। क्लियर है? तो यही कहता है इट इज ऑन दिस कंसेप्ट दैट वी रिकॉर्ड फिक्स एसेट एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट, यानी कि 20 लाख की दिखाएंगे, एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन दी एसेट, और 2 लाख रुपए का हर साल लेस करेंगे। तो पहले साल के एंड में 18 लाख रुपए की रह जाएगी, दूसरे साल के एंड में 16 लाख रुपए की रह जाएगी। ठीक है, विदाउट रेफरेंस टू देयर मार्केट वैल्यू, उसकी मार्केट वैल्यू की तरफ हम कंसीडर नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए मशीनरी इज परचेज विच वुड लास्ट से फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, अगर वो मशीनरी 10 साल तक काम करती है, द कॉस्ट ऑफ दिस मशीनरी, जो मशीनरी की कॉस्ट थी, हमने माना कि 20 लाख है, विल बी स्प्रेड ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, अगले 10 सालों में उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि हर साल 2-2 लाख रुपए का नुकसान होगा। फॉर कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच ईयर, ताकि हम प्रॉफिट और लॉस को ठीक ढंग से कैलकुलेट कर पाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो पहले साल में हमारा प्रॉफिट नहीं होगा बल्कि बहुत सारा लॉसेस दिखा दिया जाएगा, इसलिए बाकी सालों के मुकाबले में उस साल प्रॉफिट कम दिखाएगा। इसलिए हम ऐसा कभी भी नहीं करते हैं और अपनी मशीनरी की कॉस्ट को अलग अलग हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 10 ईयर्स में। क्लियर? बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न, द फुल कॉस्ट ऑफ द मशीन वुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस इन द ईयर ऑफ इट्स परचेज इटसेल्फ। इसलिए जिस साल हम लोग मशीनरी को खरीदते हैं उसकी पूरी कॉस्ट को हम नहीं दिखाते हैं, विल नॉट बी ट्रीटेड एन एक्सपेंस, उसे एक्सपेंस नहीं मानते हैं इन द ईयर ऑफ परचेज इटसेल्फ, जिस साल इसे खरीदा जाता है। द मार्केट वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट इज इररिलेवेंट एंड इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। जो बाजार की वैल्यू है वो इररिलेवेंट है, कोई उपयोगी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया जी आज 50 लाख हो, एज दीज एसेट आर नॉट गोइंग टू बी सोल्ड इन नियर फ्यूचर, क्योंकि इन एसेट्स को भविष्य में बेचने वाले हम लोग नहीं हैं। इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की वजह से ही दैट आउटसाइड पार्टी, मैंने आपको बैंक का एग्जांपल लेके बताया था, एंटर इनटू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, हमारे साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कोई इसीलिए करता है क्योंकि इन्हें पता है कि एक अच्छी वैल्यू वाली एसेट वाली फर्म है, अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, मार्केट में इसका नाम है। विद द एंटरप्राइजेज गिव लोन्स एंड परचेज द डिबेंचर्स, हमारे को लोन देते हैं एंड परचेज द डिबेंचर, डिबेंचर भी एक तरह का लोन होता है, इसको हम आगे बताएंगे आपको। और मतलब हम लोग उनको डिबेंचर्स देते हैं और वो हमें पैसा देते हैं, यानी कि लोन की फॉर्म हो गया। ठीक है, एंड शेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज, शेयर भी इसी तरीके से हम लोग एक लोन की फॉर्म में ही होता है, लेकिन ये हमारी कैपिटल होती है, इसकी डिटेल भी आपको आगे बताई जाएगी। अनदर एग्जांपल ऑफ दिस कंसेप्ट इज दैट प्रीपेड एक्सपेंस विच हैव नो रियलाइजेबल वैल्यू। प्रीपेड एक्सपेंस मैंने आपको बताया था, जब आप किसी को एडवांस पेमेंट कर देते हो, आपने अपनी दुकान में किसी प्रकार का कोई काम कराना है, किसी मशीनरी को रिपेयर कराना है, ठीक है, या बिजली का बिल आप एडवांस पे कर देते हो, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस कंसेप्ट इज दैट प्रीपेड एक्सपेंस विच हैव नो रियलाइजेबल वैल्यू, आपने किसी खर्चे की अगर एडवांस पेमेंट कर दिए जिससे हमारे को कुछ भी रियलाइज नहीं होना है बल्कि हम उसकी सर्विस लेंगे, आर शोन इन द एसेट, हम उसे एसेट साइड में दिखाते हैं क्योंकि हमने उससे काम लेना है। ठीक है, जब भी आप किसी को एडवांस पेमेंट कर देते हो किसी काम के लिए लेकिन सर्विस को यूज नहीं करते हो तो उसे प्रीपेड एक्सपेंस कहा जाता है और ये हमारी एसेट हो जाती है, क्योंकि जब तक हम उसका काम नहीं लेंगे तो एसेट है, जिस दिन काम पूरा हो जाएगा वो हम उसे खत्म कर देंगे किताबों से। बिकॉज द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंस विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, क्योंकि हमने आज ही एडवांस पेमेंट कर दी तो उसका बेनिफिट हमारे को भविष्य में मिलना है। आल्सो विदाउट दिस कंसेप्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ करंट एंड नॉन करंट, फिक्स एसेट को नॉन करंट भी बोलते हैं, एंड शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कैन नॉट बी मेड। अगर ये कंसेप्ट नहीं होता तो हम करंट एंड नॉन करंट एसेट को नहीं पहचान पाते, करंट और नॉन करंट लायबिलिटी को भी आसानी से नहीं पहचान पाते और उनको यानी कि अलग अलग पार्ट्स में क्लासीफाई नहीं कर पाते। क्लियर है? तो ये आपका पहला कंसेप्ट था बिजनेस का गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कि बिजनेस लंबे समय तक काम करता रहेगा। ठीक है, पार्टनर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे लेकिन बिजनेस आपका लंबे समय तक काम करता रहेगा और इसी बेस पर ही आप अपनी एसेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉन करंट एंड करंट, और लायबिलिटीज को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉन करंट एंड करंट लायबिलिटीज। ओके,
चलिए नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल का नाम है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट का मतलब होता है रेगुलर, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करना, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करना, उससे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट प्लेयर। जैसे सचिन तेंदुलकर एक कंसिस्टेंट प्लेयर है, वो लगातार से 100 के बारे में सोचता है, 70, 80, 90 स्कोर हर बार करता है, तो उसे कंसिस्टेंट प्लेयर कहेंगे। विराट कोहली आपका एक कंसिस्टेंट प्लेयर है, MS धोनी आपका एक कंसिस्टेंट प्लेयर है। ये कंसिस्टेंट प्लेयर है जो कंटिन्यू अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। रोहित शर्मा आपका एक कंसिस्टेंट प्लेयर है, ठीक है। सहवाग की तरह नहीं है कि एक बार शतक मारा, अगली बार 0, फिर 90, फिर 100, फिर 120, मतलब वो तो तूफान है, कभी आएगा और कभी नहीं आएगा। तो इस तरीके से नहीं, ठीक है। आइए, कहता है कि अकाउंट्स के अंदर भी हम कंसिस्टेंसी कंसेप्ट को ही यूज करते हैं। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहता है कि आपने अगर एक बार जिस मेथड को, जिस टेक्निक को यूज कर लिया, आप उसमें चेंज नहीं करेंगे। क्लियर? क्योंकि अगर आपने चेंज कर लिया तो आप अगर अपनी फर्म का किसी और फर्म के साथ जो कि सेम बिजनेस कर रही है, किसी और दुकानदार के साथ जो कि सेम बिजनेस कर रहा है, कंपेयर करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपने उससे अलग टेक्निक को, मेथड को यूज किया है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इवन आपने अगर एक साल में किसी और मेथड को यूज किया है और दूसरे साल में किसी और मेथड को यूज कर रहे हैं, तब भी आप अपने बिजनेस की सही परफॉर्मेंस को नहीं मेजर कर पाएंगे, आपस में कंपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कहता है कि आपको अपने बिजनेस में लगातार से सेम मेथड्स को, सेम टेक्निक को ही यूज करना चाहिए, उसे बार बार से बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन आपके सिलेबस में हम लगातार से 2 मेथड कराएंगे। पहले मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरे मेथड का नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जो कि अभी बीच में आएगा ही। अब अगर आपने मान लीजिए एक मशीनरी ली है 10 लाख रुपए की, जैसे कि चलो हमने पीछे 20 लाख वाली ली थी, हमने एक मशीनरी, मैंने आपको बताया कि 20 लाख रुपए की ली और वो 10 साल तक काम करेगी, तो हर साल 2 लाख रुपए की आपकी मशीन का नुकसान हो रहा है, तो ये आपका डेप्रिसिएशन होगा। क्लियर है? इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हर साल हम लोग 2-2 लाख रुपए का नुकसान कर रहे हैं। एक वैल्यू आती है आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन में क्या होता है कि जितने की आपने मशीनरी ली है, सपोज कीजिए आपने 20 लाख की ली थी, वो मशीन 10 साल तक काम करेगी, तो पहले साल आपका 2 लाख का नुकसान हो गया, तो अब आपकी मशीन की वैल्यू रह गई कितनी? 18 लाख रह गई है, ठीक है। अब ये कहता है कि हमें पहले इसमें रेट निकालना पड़ेगा। भाई 20 लाख का 10% हो गया 2 लाख, यानी कि 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लग रहा है हर साल। तो अब आज 1 साल के बाद आपकी मशीन की वैल्यू मान लीजिए 18 लाख रुपीज है, तो 18 लाख का 10% हो गया 1,80,000, तो अब 1,80,000 डेप्रिसिएशन लग गया। देखिए, पहले आपने स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल 2-2 लाख को लगाया, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू में आपने एक साल 2 लाख का लगाया, अगले साल 1,80,000 का लगाया, तो मेथड बदल दिया। अगर मेथड बदल दिया तो आपका प्रॉफिट सही नहीं दिखाएगा। इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। कहता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहता है कि आपको हर साल सेम मेथड को ही यूज करना चाहिए, अलग अलग मेथड्स का यूज नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे सर मान लीजिए अगर हम ऐसा करते हैं तो अकाउंट्स में कल को कोई चेंजेस आती है, तो क्या हम उन चेंज को अडॉप्ट नहीं करेंगे? इसका मतलब बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल फिक्स है, उसमें अगर चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम चेंज नहीं करेंगे? नहीं। अगर कोई ऐसी टेक्निक आती है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जो अकाउंट्स के लिए बेनिफिशियल है, जो अकाउंट्स को आसान कर देती है, तो हमें उस टेक्निक को बड़े आसानी से अपनाएंगे, उसे हम लोग अप्लाई करेंगे, उसे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो बिजनेस के प्रिंसिपल्स को बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट ना माने, बिल्कुल ही फिक्स ना माने, ठीक है। हम उसमें जरूरत के हिसाब से बदलाव करते रहेंगे, ठीक है, लेकिन उनके बदलाव के बारे में क्लियरली मेंशन करेंगे कि हमने यहाँ ये बदलाव किया है, ठीक है। आइए अब इस मेथड को पढ़ के देखते हैं, हम लोग देखते हैं। कहता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, कहता है देखिएगा, हाँ जी, तो हमारा दूसरा कंसेप्ट था कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, जिसके बारे में मैंने भी आपको डिटेल बताई है पिछले वीडियो में। आइए देखते हैं आगे। दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। ये कंसेप्ट कहता है कि जो अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स हैं और जो मेथड है वो 1 ईयर टू अनदर, हर साल लगातार क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। दीज शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, इन्हें हर साल बदला नहीं जाएगा। In order to enable the management to compare the profit and loss and balance sheet of the different periods and draw important conclusion about the working of the enterprises, ताकि वो आपस में एक फर्म का दूसरी फर्म के साथ या एक ईयर का दूसरे ईयर के साथ प्रॉफिट और लॉस का और बैलेंस शीट का भी आपस में कंपेयर कर सके, यानी कि एसेट और लायबिलिटीज का भी आपस में कंपेयर कर सके, ठीक है, ऑफ डिफरेंट पीरियड्स, यानी कि अलग अलग सालों का, एंड ड्रॉ इम्पोर्टेंट कंक्लूजन अबाउट द वर्किंग ऑफ द एंटरप्राइजेस,
और उस संस्था के काम करने के तरीके का भी आसानी से समझ सके। इफ ए फर्म अडोप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन 2 अकाउंटिंग पीरियड्स, अगर एक फर्म 2 अलग अलग सालों में अलग अलग टेक्निक को अपनाती है, अलग अलग प्रिंसिपल्स को अपनाती है, ठीक है, द प्रॉफिट ऑफ द करंट पीरियड विल नॉट बी कंपेरेबल विद द प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड। तो इस साल का प्रॉफिट पिछले साल के प्रॉफिट के साथ मैच नहीं किया जाएगा, कंपेयर नहीं पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, ए फर्म कैन चूज एनी वन ऑफ द सेवरल मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड में से किसी एक मेथड को चूज करता है, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड, written down value method or any other method, but it is expected that the method once chosen will be followed consistently year after year। जिस मेथड को हमने चूज कर लिया उसे हर साल हम लोग जो ही यूज करेंगे। अगर हमने बदलाव किया तो पॉसिबिलिटी है कि कंपेयर नहीं हो पाएगा। लाइकवाइज द मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन, स्टॉक को मेजर करने के भी अलग अलग तरीके आते हैं, और मेकिंग प्रोविजंस फॉर लाइकली बैड डेट्स, और बैड डेट्स के प्रोविजन के लिए भी शुड रिमेन कंसिस्टेंट। जो प्रोविजन आप बनाएंगे वो हर साल कंसिस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप बैड डेट्स का मतलब होता है पैसे ना आना। हमें पता होता है जब लंबे समय से बिजनेस करते हैं तो कितने लोगों से हमारे को पैसा नहीं आएगा, भाई 5% नहीं आएगा, 10% नहीं आएगा। जो भी हम प्रोविजन बनाएंगे वो हर साल सेम रहेगा, उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। अदरवाइज द डिसीजन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग विल बी मिसलीडिंग, वरना जो अकाउंट्स को तैयार करने का हमारा पर्पज है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। बट द कंसिस्टेंसी कंसेप्ट should not be taken to mean that it does not allow a firm to change the accounting methods according to the changed circumstances of the business। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप बिजनेस के मतलब बिजनेस की कंडीशंस के चेंज होने पर आप इसको चेंज नहीं करेंगे, मेथड को चेंज नहीं करेंगे, ऐसा आप कर सकते हैं। अदरवाइज द अकाउंटिंग विल बिकम नॉन फ्लेक्सिबल एंड द इम्प्रूव टेक्निक ऑफ अकाउंटिंग विल नॉट बी यूज, ठीक है। द अकाउंटिंग विल बिकम नॉन फ्लेक्सिबल, इसका अगर हम ऐसा नहीं कर पाए यानी कि चेंज नहीं कर पाए तो हमारा जो अकाउंटिंग है, जो हमारे अकाउंट्स को ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का टेक्निक है वो नॉन फ्लेक्सिबल हो जाएगा, ठीक है। एंड द इम्प्रूव टेक्निक ऑफ अकाउंटिंग विल नॉट बी यूज, और बदलती हुई टेक्निक को हम लोग यूज नहीं करेंगे तो हमारी टेक्निक्स नई नहीं आएगी और वो पुरानी की पुरानी चलती रहेगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम लोग चेंज कर सकते हैं। एज सच इफ द अकाउंटेंट फील दैट change in a particular method will lead to the better disclosure of the profits and the financial position of the business। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है आपकी एसेट और लायबिलिटी को दिखाना, यानी कि आपकी बैलेंस शीट को दिखाना। अगर अकाउंटेंट्स को लगता है कि इस चेंज टेक्निक को यूज करने से हम प्रॉफिट और लॉस को सही तरीके से दिखा पाएंगे और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बड़े अच्छे से दिखा पाएंगे तो वो इसे बदलाव कर सकते हैं। हाउएवर द नेचर एंड इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ द मेथड एंड जस्टिफिकेशन फॉर द चेंज मस्ट बी स्टेटेड क्लियरली। आप जब भी किसी भी मेथड में या टेक्निक में चेंज करते हैं तो आप क्लियरली बताएंगे कि हमने चेंज किया है, ताकि आपस में कंपेयर करना पॉसिबल हो पाए, ठीक है। तो ये था आपका कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, जो कि आपको ये बताता है कि बिजनेस में हमें हर साल जिस भी टेक्निक और मेथड को यूज़ कर रहे हैं लगातार उसी को यूज़ करना चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहिए। अगर बदलाव करते हैं तो उस बदलाव को क्लियरली बताना भी चाहिए, ताकि जो भी कंपेयर किया जाए वो आसानी से पॉसिबिलिटी हो पाए, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, ओके। आइए अब हम चलते हैं तीसरे मेथड की तरफ, जिसका नाम है एक्रूअल कंसेप्ट। आपका जो नेक्स्ट मेथड है उस मेथड का नाम है एक्रूअल कंसेप्ट। आइए, कहता है एक्रूअल क्या होता है? एक्रूअल कहता है कि एक्रूअल का मतलब होता है कि जब भी आप किसी भी ट्रांजेक्शन्स को करते हैं, हमारे यहाँ 2 अलग अलग कंसेप्ट हैं, एक होता है कैश कंसेप्ट, एक होता है एक्रूअल कंसेप्ट। कैश कंसेप्ट कहता है कि एक और भी है हाइब्रिड कंसेप्ट, लेकिन मैं आपको इन दोनों के बारे में बताऊँ, कैश और एक्रूअल के बारे में। कैश कंसेप्ट कहता है कि जब तक बिजनेस में कैश ना आ जाए तब तक आप उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन एक्रूअल कंसेप्ट कहता है, मान लीजिए अगर आपने किसी भी सामान को परचेज कर लिया है, ठीक है, अगर आपने किसी सामान को परचेज कर लिया है या आपने किसी सर्विस को खरीद लिया है, यूज कर लिया है, अगर आपने उसकी पेमेंट नहीं करी है यानी कि पेमेंट आपको करनी है, तो उस ट्रांजैक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से अगर आपने किसी सामान को सेल किया है, सेल कर दिया, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं आए हैं, यानी कि सामने वाली पार्टी आपका डेटर बन गया क्योंकि आपने उसको कैश में सेल नहीं किया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे? कैश कंसेप्ट कहते हैं जी हाँ, हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक्रूअल कंसेप्ट की। एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि अगर आपने किसी को सामान बेच दिया है या सामान को खरीदा है, सर्विस को सेल कर दिया है या सर्विस को परचेज किया है और पेमेंट किया है या नहीं किया है, तब भी आप उसको अकाउंट्स में क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे।
और तभी सही आपका प्रॉफिट के बारे में पता लगेगा। क्लियर। और ये 3 कंसेप्ट हैं जो कि आपने पढ़े हैं, जो कि हर अकाउंटेंट को यूज करने जरूरी है। ठीक है। अगर आप इसका यूज नहीं करते हैं तो आपको क्लियरली बताना होगा कि हमने इन तीनों प्रिंसिपल में से किसी एक प्रिंसिपल का यूज नहीं किया या तीनों का ही यूज नहीं किया। ठीक है। लेकिन अगर आपने इनका यूज किया तो आपको स्पेशली बताने की जरूरत नहीं है कि हमने यूज करा है, ये बताने की जरूरत नहीं कि मैंने ये काम किया है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं किया है तो उसको बताना जरूरी है कि हमने इस काम को नहीं किया है। अरे ये इसको पढ़ के बताते हैं आपसे। देखिए कहता है एक्रूअल